वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2020 में रिलीज हुई एक तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है 47 डेज, जिसमें सत्यदेव भाई साहब लीडिंग रोल पर है। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम बीच से। सुबह सवेरे जब एक बंदा अपने कुत्ते के साथ जॉगिंग कर रहा होता है, उस बंदे का कुत्ता बीच के पास एक बंदे की डेड बॉडी को फाइंड आउट करता है। उसके बाद क्या था, थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर मीडिया वाले, पुलिस वाले गैदर होते हैं। रवि वर्मा नाम का एक इंस्पेक्टर क्राइम स्पॉट आकर वहाँ की इंस्पेक्शन करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। उसके बाद सीन 39 डेज बाद शिफ्ट होता है, मतलब यहाँ से 47 डेज तक काउंटडाउन शुरू होते रहता है। खैर गोवा बीच के पास हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, इसका नाम है सत्या। उस बीच के पास जब पार्टी शार्टी हो रही होती है, सत्या की बीवी पद्दू समंदर के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है। सत्या अपनी बीवी को रोकने की कोशिश करते रहता है। बाद में पता चलता है कि वहाँ पर इसकी बीवी है ही नहीं, मतलब सत्या पद्दू को इमेजिनेशन करते रहता है। सुबह होने के बाद सत्या की बेटी स्वेच्छा सत्या को कॉल करके अपने बर्थडे पर विशाखापट्टनम आने के लिए कहती है जल्द से जल्द। दूसरे दिन सत्या गोवा से विशाखापट्टनम आ जाता है। विशाखापट्टनम आने के बाद सत्या राजाराम नाम के एक बंदे के पास जाता है जो फिलहाल एक व्हीलचेयर की मदद से अपनी जिंदगी गुजारते रहता है। और एक्चुअली पास्ट में सत्या की वजह से राजाराम की यह हालत हुई और सत्या ने अपनी बेटी स्वेच्छा को राजाराम के घर में ही रखा होता है। खैर दूसरे दिन टीवी में ये न्यूज चलने लगती है कि बीच के पास जिस बंदे की डेड बॉडी पाई गई उसका नाम था श्रीनिवास, एक फार्मास्यूटिकल का एमडी था। किसी अनजान बंदे ने जज को लेटर लिखने पर ये केस दोबारा रीओपन होता है। अब रवि ने ही श्रीनिवास के केस को डील किया था। सत्या के घर आकर इसी के बारे में बकबक करते रहता है, मतलब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। जब जब ड्रिंक करने के लिए यहाँ पर आता रहता है। एक्चुअली श्रीनिवास ने मैसेज करके इसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट दोबारा रवि को इस केस की री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहते हैं। और उसी तरह सत्या अपनी बीवी पद्दू को अभी तक नहीं भूला। खैर सुबह होने के बाद रवि सत्या को कॉल करके पूछने लगता है, क्या तुम्हारे घर में मेरी वो फाइल है श्रीनिवास की? कल रात में दारू पीकर ऐसे ही भूल कर चला गया, उस फाइल को तुम अपने पास ही रखो, मैं बाद में आकर ले लूंगा। थोड़ी देर के बाद सत्या कैजुअली इस फाइल को स्टडी करने लगता है तो देखता है श्रीनिवास के हाथ पर एक मार्क लगा हुआ है। सेम ऐसा ही मार्क सत्या ने अपनी बीवी पद्दू के हाथ पर भी देखा था, मतलब पद्दू ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद सत्या श्रीनिवास के फ्लैट जाता है। दरवाजा खटखटाने पर श्रीनिवास की बीवी दरवाजा ओपन करती है। कहने लगता है कि मेरा नाम सत्या है, एसीपी श्रीनिवास के केस के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए आया हूँ। इस तरह से पहले कुछ पर्सनल सवाल पूछने लगता है, क्या इन दोनों में कोई झगड़ा हुआ था एक्सेट्रा। श्रीनिवास की बीवी कहने लगती है कि एक्चुअली उस दिन रात में पार्टी पर किसी का कॉल आने की वजह से श्रीनिवास साइड में गया था। श्रीनिवास की बीवी बहुत देर तक श्रीनिवास का इंतजार करती रही, लेकिन वो लौटकर नहीं आया, जिसकी वजह से इस बंदी ने वापस घर आ गई। लेकिन सुबह होने के बाद श्रीनिवास की बीवी ने श्रीनिवास की मौत की खबर सुनी। सत्या श्रीनिवास की बीवी को अपना नंबर देकर जाता है। इस तरह से जब सत्या उस अपार्टमेंट के बाहर जा रहा होता है, इस अपार्टमेंट का सेक्रेटरी सत्या को रोककर पूछने लगता है कि कौन हो भाई तुम, कहाँ जाकर आ रहे हो। सत्या यही कहने लगता है कि मैं एसीपी हूँ, श्रीनिवास की बीवी से मिलकर आ रहा हूँ। यह सुनने के बाद सारे लोग शॉक में रह जाते हैं कि पिछले 1 महीने से वो कमरा बंद पड़ा है और तुम श्रीनिवास की बीवी से मिलने गए। इस तरह से उस फ्लैट की चाबी लेकर ओपन करके अंदर जाने पर इस घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। सत्या सेक्रेटरी को यही समझाने लगता है, अरे नहीं सर, अभी अभी मैंने एक लड़की को यहाँ पर देखा, मैंने उस लड़की को अपना फोन नंबर भी दिया। लेकिन वो सेक्रेटरी सत्या को अनाप शनाप बकने लगता है। अब सत्या को भी गुस्सा आकर उस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है। उसके बाद क्या था, कमिश्नर सत्या को बुलाकर उसे डांटने लगता है, अगर उस बंदे ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो तुम्हारी जॉब जा सकती थी। अच्छा हुआ वो बंदा मेरा फ्रेंड निकला। सत्या कमिश्नर को समझाने लगता है कि सर मुझे लगता है कि श्रीनिवास और मेरी बीवी पद्दू के केस का कोई न कोई लिंकअप जरूर है। कमिश्नर कहने लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड रवि ने ही श्रीनिवास के केस को डील किया, श्रीनिवास ने आत्महत्या कर ली, केस क्लोज। अब इस केस पर ज्यादा जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं। खास के बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ महीनों पहले सत्या अपनी ट्रेनिंग खत्म करके विशाखापट्टनम आया था और पहले से ही सत्या और पद्दू का रिलेशनशिप था। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर ये दोनों शादी कर लेंगे, मतलब शायद ये दोनों अनाथ होते हैं। उसके बाद सत्या फाइनली अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है और लकीली इसी पुलिस स्टेशन में सत्या का बेस्ट फ्रेंड रवि भी मौजूद होता है। जब ये दोनों एक दूसरे में ऐसे ही बात करते रहते हैं, तभी कुछ स्टूडेंट्स आकर पुलिस स्टेशन के पास धरना करने लगते हैं। बात यह है कि राजाराम नाम का एक कांस्टेबल एक स्टूडेंट को पकड़ा। तलाशी लेने पर उस स्टूडेंट के जेब में एक ड्रग्स की पैकेट मिली। राजाराम इस स्टूडेंट से और थोड़ा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाले आकर पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर करते हुए उस स्टूडेंट्स को बेल देकर
रिहा करवा ले जाते हैं। सो ये सिचुएशन देखकर सत्या हल्के से राजाराम को वार्निंग देने लगता है कि आप तो 15 साल से डिपार्टमेंट में हो, अगर ह्यूमन राइट्स वाले हमारे ऊपर केस कर देंगे तो सारे पुलिस वाले सड़क पर उतर आ सकते हैं। राजाराम सत्या से कहने लगता है, अरे सर मेरी बात तो सुनिए, आज रात 2 बजे 2 करोड़ का माल ट्रांसफर होने वाला है, अगर उस डील को नहीं रोका तो काफी सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है सर। सो राजाराम की बातों पर सत्या भरोसा करके उसी रात सत्या, रवि, राजाराम उस स्पॉट पर जाते हैं। तो सच में वहाँ पर कुछ लोग ड्रग्स की डीलिंग करने के लिए आए होते हैं। सत्या कहने लगता है, चलो फटाफट से उन लोगों को पकड़ते हैं। रवि कहने लगता है, अरे सत्या अकेले कैसे जा सकते हो, देखा ना वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बैकअप को बुलाते हैं। लेकिन सत्या ज्यादा देर वेट नहीं करना चाहता। रवि को गाड़ी में ही रुकाकर सत्या और राजाराम वहाँ पर जाने लगते हैं। सो इस तरह से सत्या उन लोगों से फाइट वगैरह करके इस डीलिंग को रोक लेता है, काफी सारा ड्रग्स का माल पकड़ लेता है। सो दूसरे दिन कमिश्नर सत्या को देखकर इसे अप्रिशिएट करने लगता है और उसी तरह सत्या को एक एडवाइस भी देने लगता है कि हर बार अकेले मत जाया करो, वर्कआउट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन मिलते ही बैकअप को इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद सत्या और पद्दू ये दोनों शादी कर लेते हैं। पद्दू जिस हॉस्टल में रहती थी, एक दिन उस हॉस्टल वार्डन की मौत हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। अब उस बंदे की एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम होता है स्वेच्छा। अब स्वेच्छा को अकेला ना रखते हुए सत्या और पद्दू इस बच्ची को गोद ले लेते हैं। खैर इसके थोड़ी दिन बाद एक दिन जब सत्या स्वेच्छा को पढ़ा रहा होता है, पता नहीं अचानक से पद्दू को क्या हो जाता है, वो अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेती है। ये देखकर सत्या को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार पद्दू ने ऐसा क्यों किया। इसके कुछ दिनों बाद सत्या और राजाराम एक बहुत बड़े ड्रग डीलर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं जिसका नाम होता है शफी। पक्का प्लानिंग करके ये दोनों सक्सेसफुली शफी को पकड़ लेते हैं। जब शफी को पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं, रास्ते में सत्या को इसकी बीवी पद्दू नजर आती है। अपनी गाड़ी से उतरकर सत्या पद्दू की तरफ जाने लगता है। अब इसी दौरान मौका देखकर शफी राजाराम की गन लेकर उसके पैर को जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। सत्या चाहकर भी शफी को पकड़ नहीं पाता क्योंकि सत्या अपनी बीवी को ही इमेजिनेशन करते रहता है। उसके बाद क्या था, डिपार्टमेंट वाले सत्या को पूछताछ करने लगते हैं कि तुम्हारे हाथ से एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भाग गया, अगर तुमको इन्फॉर्मेशन मिली थी तो तुमको पहले कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से राजाराम जख्मी हुआ, पैरालाइज हुआ, उसकी जॉब चली गई, इसकी जिम्मेदार कौन है? सिर्फ तुम। लेकिन सत्या कुछ भी जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से सत्या को 6 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। इसीलिए जब सत्या ने कमिश्नर को ये बात कही, कमिश्नर ने सत्या की बातों पर भरोसा नहीं किया। उसके बाद सत्या राजाराम के घर आकर राजाराम को यही बात बताने लगता है कि पता नहीं वो लड़की कौन थी, दोबारा कहाँ पर चली गई। राजाराम को सत्या की बातों पर यकीन होता है। उसके बाद सत्या अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। सो पहले तो सत्या जिस होटल में पार्टी हुई थी उस होटल में जाकर गेस्ट लिस्ट को चेक करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी चेक करने लगता है। तो देखता है कि उस रात श्रीनिवास और वो लड़की आई थी और इसी तरह पद्दू भी मौजूद थी। दूसरे कैमरे में देखने पर यह बात पता चलती है कि पद्दू बेचारी किसी कमरे से लड़खड़ाती हुई बाहर आ रही है और श्रीनिवास की बीवी ने पद्दू को थोड़ा सहारा दिया था। उसी वक्त इस होटल का ओनर आकर सत्या को डांटने लगता है कि तुम्हारे पास वारंट वगैरह है, ऐसे कैसे तुम चेक कर सकते हो। अब सत्या ज्यादा बखेड़ा ना करते हुए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके बाद सत्या श्रीनिवास की फार्मास्यूटिकल कंपनी पर आता है। वहाँ पर एक सीनियर बंदा होता है जिसका नाम होता है मोहन। मोहन से श्रीनिवास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करता है। वहाँ से सत्या दोबारा श्रीनिवास के अपार्टमेंट जाता है, घर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन एक भी सबूत नहीं मिलता। उसी फ्लैट के नीचे सत्या को कुछ लड़कियां नजर आती है। पता चलता है कि इस फ्लैट के ऊपर जुम्बा क्लासेस चलती है। ये सुनने के बाद सत्या को याद आता है कि उस दिन उस लड़की ने कुछ ऐसे ही कपड़े पहना था, मतलब जुम्बा क्लासेस में पहनते हैं ना वैसे। सो सत्या उस जुम्बा सेंटर जाकर सारे लोगों का रिकॉर्ड चेक करने लगता है। तो पता चलता है कि क्रिस्टिना नाम की एक लड़की थोड़ा इरेगुलर है। सो सत्या समझने लगता है कि जिस लड़की से इसकी मुलाकात हुई वो जरूर क्रिस्टिना ही हो सकती है। अब उस लड़की को फाइंड आउट करना होगा। उसी वक्त मोहन सत्या को कॉल करके एक इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि सर मैं बरसों से श्रीनिवास को जानता हूँ। श्रीनिवास इतना कायर नहीं कि वो सुसाइड कर ले। मैंने ही जज को लेटर लिखा था कि श्रीनिवास के केस को दोबारा री इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन उस केस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। एक दिन मैंने श्रीनिवास के साथ एक लड़की को देखा। जब मैंने श्रीनिवास को इसके बारे में पूछा तो श्रीनिवास मुझे बहुत ही नीचा दिखाते हुए बात करने लगा। खैर दूसरे दिन सत्या उस जगह पर जाता है जहाँ पर मोहन ने उस लड़की को देखा था। आसपास में तलाशी करने पर सत्या को दूरी पर वो लड़की नजर आती है जो अपने चेहरे पर नकाब पहनी होती है। फटाफट से सत्या उस लड़की को फॉलो करने लगता है, लेकिन अनलकीली वो लड़की सत्या की आंखों से मिस हो जाती है।
अब इसी भागम भागी में वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब मीडिया वालों को तो कुछ ऐसी ही खबर चाहिए। बार बार सत्या की वही क्लिप दिखाते हुए कहने लगते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट का ये बंदा पागल हो गया, अब आम पब्लिक को कौन बचाएगा। कमिश्नर भी सत्या को बुलाकर इसको डांटने लगता है। सत्या समझाने की कोशिश करता है लेकिन कमिश्नर नहीं सुनता। दूसरे दिन सत्या क्रिस्टीना का फ्लैट का एड्रेस पता करके उसके फ्लैट जाता है, लेकिन तब तक क्रिस्टीना उस फ्लैट को खाली कर चुकी होती है। क्रिस्टीना की रूम की तलाशी लेने पर उस रूम में सत्या को एक पेपर मिलता है जिसमें ये लिखा होता है, यू आर सो स्मार्ट रोमियो, हम दोबारा मिलेंगे, यूअर्स जूलियट। सत्या यही पेपर ले जाकर रवि को दिखाता है। कहने लगता है कि वो जानती थी मैं उसके रूम आऊंगा, क्रिस्टीना मुझे कुछ बताना चाहती है। तभी सत्या को अपने स्कूल डेज के बारे में एक इंसिडेंट याद आता है। अपनी क्लास की ग्रुप फोटोज निकालकर रवि से कहने लगता है कि देखो, सारे क्लास में यही लड़की मुझे रोमियो कहकर बुलाया करती थी, शायद क्रिस्टीना वही लड़की है। और स्कूल डेज में जब एनुअल डे चल रहा था उस दिन सत्या और क्रिस्टीना रोमियो जूलियट का प्ले करने वाले थे, लेकिन क्रिस्टीना अचानक से स्कूल से भाग गई। कहाँ गई किसी को भी पता नहीं, लेकिन रवि इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। सो दूसरे दिन सत्या अपने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से इसी के बारे में पूछने लगता है कि एनुअल डे के दिन एक लड़की भाग गई थी, आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। प्रिंसिपल बताने लगती है कि जब एनुअल डे हो रहा था मुझे किसी का कॉल आया था। मैं जब ऑफिस रूम में जा रही थी तभी मेरे सामने ही ऊपर से एक टीचर नीचे गिरकर मर गया। ऊपर देखने पर मुझे वो लड़की नजर आई। जब तक मैं उस लड़की के पास जाती वो लड़की स्कूल से भाग चुकी थी। खैर एक दिन क्रिस्टीना खुद सत्या को मैसेज करके किसी दरगाह के पास मिलने के लिए बुलाती है। जब सत्या दरगाह के पास जाता है तो सच में वहाँ पर क्रिस्टीना आई होती है। सो सत्या पहले पद्दू के बारे में पूछने लगता है। उस रात पार्टी में मैं भी मौजूद थी, मैंने पद्दू के साथ किसी बंदे को देखा था। उसके बाद पद्दू लड़खड़ाती हुई मुझसे वॉशरूम के बारे में पूछा। सत्या कहने लगता है कि पद्दू मर चुकी है, सुसाइड कर लिया उसने। उसके बाद क्रिस्टीना से स्कूल से क्यों भाग गई ये पूछने लगता है कि एक्चुअली स्कूल डे से ही क्रिस्टीना सत्या से बहुत प्यार किया करती थी। जब रोमियो और जूलियट का प्ले करने ही वाले थे उसी वक्त एक टीचर दारू पीकर क्रिस्टीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अब इसी हाथापाई के दौरान क्रिस्टीना ने उस टीचर को ऊपर से नीचे धक्का दे दिया। अब पुलिस के झंझट में ना पड़े इसीलिए क्रिस्टीना ने स्कूल से भाग गई। उसके बाद सत्या श्रीनिवास के बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले क्रिस्टीना ने जानबूझकर श्रीनिवास की जिंदगी में गई, मतलब जॉब के बहाने से इससे मुलाकात करने लगी, लगातार इसको टेक्स्ट करती रही, मैसेजेस करती रही। सो देखते ही देखते इन दोनों में प्यार हो जाता है। एक दिन क्रिस्टीना श्रीनिवास से शादी की बात करने लगती है। श्रीनिवास को अभी शादी नहीं करनी, ये अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहता है और सक्सेसफुल बनना चाहता है। क्रिस्टीना को 4 या 5 साल वेट करने के लिए कहता है। अब क्रिस्टीना श्रीनिवास से दूर नहीं होना चाहती थी। इन दोनों ने एक प्लान बनाया। क्रिस्टीना जुम्बा सेंटर आने के बहाने से श्रीनिवास के फ्लैट में ही रुकने लगी, मतलब इन दोनों ने सीक्रेटली अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने लगे। इसके कुछ ही दिनों बाद क्रिस्टीना को श्रीनिवास की एक असली सच्चाई पता चली कि श्रीनिवास अपनी कंपनी में ड्रग्स बनाता है और इंटरनेशनली ट्रांसपोर्ट भी करता है। उस रात पार्टी के बाद क्रिस्टीना ने श्रीनिवास से यही पूछा था, मैंने तो तुमको बहुत अच्छा इंसान समझा था लेकिन तुम तो एक हैवान निकले। और वैसे भी श्रीनिवास, मैं तुमको एक सरप्राइज देना चाहती थी, मैं तुम्हारी जूलियट हूँ, याद आया तुमको? श्रीनिवास पूछने लगता है कि कौन जूलियट, किसकी जूलियट? सो बाद में इन दोनों को एक क्लैरिटी आती है कि श्रीनिवास का पूरा नाम होता है सत्या श्रीनिवास। क्रिस्टीना ने श्रीनिवास को सत्या समझकर इसके करीब गई थी और इत्तेफाक से श्रीनिवास भी वही स्कूल पढ़ा था। सो यह सुनने के बाद क्रिस्टीना के होश ही उड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब क्रिस्टीना वहाँ से जाने लगती है तो श्रीनिवास क्रिस्टीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, मतलब श्रीनिवास दारू पीकर होता है। अब अपने आप को बचाने के लिए क्रिस्टीना वही दारू की बोतल लेकर श्रीनिवास के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से श्रीनिवास की मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद क्रिस्टीना पुलिस के सामने जाकर सरेंडर होना चाहती थी, लेकिन इसी दरमियान में पुलिस वालों ने श्रीनिवास के केस को क्लोज कर दिया सुसाइड मानकर। उसके बाद एक दिन क्रिस्टीना और श्रीनिवास की फोटो हासिल करने के लिए क्रिस्टीना श्रीनिवास के अपार्टमेंट गई थी ताकि पुलिस वालों को कोई भी सबूत ना मिले, क्योंकि श्रीनिवास का केस दोबारा रीओपन हुआ था। इत्तेफाक से उसी वक्त सत्या वहाँ पर आया था। सो क्रिस्टीना ने श्रीनिवास की बीवी होने का नाटक किया। उसके बाद क्रिस्टीना सत्या को एक नंबर देती है, मतलब उस रात क्रिस्टीना ने श्रीनिवास के जेब से ये नंबर निकाल लिया था। शायद ये कोई इम्पोर्टेंट नंबर होगा, सत्या को देने के लिए वेट कर रही थी और इसी नंबर को हासिल करने के लिए काफी सारे लोग क्रिस्टीना के पीछे पड़े थे, इसीलिए अपने आप को बचाकर भाग रही थी। फाइनली अब जाकर क्रिस्टीना सत्या से मुलाकात करके ये नंबर देती है। खैर उसी वक्त शफी उस दरगाह के पास आकर शायद सत्या को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली क्रिस्टीना के हाथ को लग जाती है।
सत्या फटाफट से क्रिस्टीना को किसी बंदे के हवाले करके हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कहता है और ये शफी के पीछे लग जाता है, लेकिन अनलकीली शफी इसके हाथों से बच निकलता है। उसके बाद सत्या कमिश्नर के पास आकर अब तक जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। कमिश्नर दोबारा सत्या को डांटने लगता है, क्या मैंने तुमको कहा ना कि श्रीनिवास के केस को हैंडल करना बंद करो। कमिश्नर को प्रूफ दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, मतलब जहाँ पर क्रिस्टीना का एडमिट हुआ था। तो रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि यहाँ पर ऐसी कोई लड़की आई ही नहीं। सो कमिश्नर दोबारा सत्या को बहुत डांटने लगता है। उसके बाद सत्या राजाराम के पास आकर यही सारी बात बताने लगता है। राजाराम कहने लगता है, अरे सर, आप खामखा मेहनत कर रहे हो, आप उस केस को छोड़ दीजिए ना। हर रोज आपकी बेटी आपका इंतजार करती रहती है, स्वेच्छा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। लेकिन फिर भी सत्या अपने घर आकर अब तक जो हुआ वो सारी बातें रिवाइंड करने लगता है। सो इसी में सत्या को एक बात खनकती है। उसी रात सत्या रवि के घर जाकर पूछने लगता है कि बताओ तुम कितने में बिक गए, आपने ईमान को कितने में बेचा। मैं कृष्णा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, ये बात सिर्फ तुमको पता थी और किसी को नहीं, इसीलिए शफी वहाँ पर आकर कृष्णा को मारने की कोशिश की। रवि कहने लगता है कि सत्या, मैंने अपने ईमान को नहीं बेचा, मैंने बस एक ही काम किया था। श्रीनिवास का मर्डर हुआ था, लेकिन डॉक्टर से बोलकर मैंने उसको सुसाइड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया और मुझसे ऐसा करने के लिए कहा। मजबूरी में मैंने ऐसा किया। उसी वक्त शफी सत्या को कॉल करके कहने लगता है कि कृष्णा मेरे कब्जे में है, तुम्हारे पास जो नंबर है वो 2 घंटे के अंदर मेरे पास ला दो, वरना तुम्हारी लड़की तो गई काम से। सो फटाफट से सत्या शफी के बताए हुए एड्रेस पर जाता है। शफी से कहने लगता है कि वो नंबर मेरे पास नहीं है, मैंने उस नंबर को फाड़ दिया। तभी कोई अनजान बंदा शफी को पीछे से गोली मार देता है और वो अनजान बंदा और कोई नहीं, कांस्टेबल राजाराम होता है और फिलहाल स्वेच्छा इसके कब्जे में होती है। राजाराम को देखकर सत्या को पता चलता है कि राजाराम पैरालाइज नहीं हुआ, इसका पैर तो सही सलामत है। जब सत्या अपनी बेटी को बचाने ही वाला होता है, राजाराम सत्या के पेट में गोली मार देता है और उस नंबर के बारे में पूछने लगता है। सत्या यही बताने लगता है कि तुमने देखा ना, मैंने तुम्हारे सामने ही उस नंबर को फाड़ दिया, मुझे नहीं पता, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। राजाराम कहने लगता है कि 15 साल तक मैं डिपार्टमेंट में काम करता रहा, लेकिन डिपार्टमेंट मुझे कुत्ते की तरह देखा। श्रीनिवास के बारे में मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर कमिश्नर के पास गया, लेकिन कमिश्नर मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे वहाँ से भेज दिया। क्या फायदा मेरी ईमानदारी का, मेरी मेहनत का। उस रात जब मैं सुसाइड करने ही वाला था, उसी वक्त श्रीनिवास ने मुझे कॉल किया, कहने लगा था कि 15 साल डिपार्टमेंट में काम करके तुमको क्या मिला, अभी भी तुम वही पोजीशन पर हो, मेरे साथ काम करो, ढेर सारा पैसा मिलेगा, पोजीशन मिलेगी। इस तरह से राजाराम श्रीनिवास के काम में हाथ बटाने लगा, डीलिंग करने लगा। देखते ही देखते श्रीनिवास से भी आगे बढ़ने लगा। पार्टी के दिन राजाराम हैरी नाम के एक बंदे से अपनी सेपरेट डीलिंग करने लगा था कि मैं तुमको कंटेनर का नंबर दूंगा, तुम मुझे इतने पैसे दे दो। इसी बातों के दरमियान श्रीनिवास वहाँ पर आता है और श्रीनिवास को पता चल चुका था कि राजाराम ऐसी हरकत की, मतलब श्रीनिवास को टेक ओवर करना चाहता है। श्रीनिवास कहने लगता है कि मेरी ही गलती है, तुम जैसे कुत्ते को सर पर बिठाया मैंने, आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। थोड़ी देर के बाद जब श्रीनिवास और क्रिस्टीना होटल से बाहर गए बात करने के लिए, तो क्रिस्टीना ने श्रीनिवास के सर पर बॉटल मार दिया। जब राजाराम श्रीनिवास के पास गया था, श्रीनिवास जिंदा ही था, लेकिन उसके पास वो कंटेनर का नंबर नहीं मिला। अब इसी मौके का फायदा उठाकर राजाराम श्रीनिवास को मार दिया। उसके बाद राजाराम ने ही रवि के बेटे को किडनैप करके श्रीनिवास के रिपोर्ट्स बदलने के लिए कहा। उसके बाद जब सत्या और राजाराम शफी को पकड़ा था, जानबूझकर शफी ने राजाराम के पैर पर गोली मारी थी ताकि राजाराम इस पुलिस की जॉब को स्टॉप करना चाहता था। तो ये सब कुछ सुनने के बाद सत्या और राजाराम के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में स्वेच्छा क्रिस्टीना को फाइंड आउट करके उसे किसी बक्से से बाहर निकालती है। तभी क्रिस्टीना सत्या से कहने लगती है कि सत्या, मैंने इसी बंदे को पद्दू के साथ देखा था उस रात पार्टी में। यह सुनने के बाद सत्या राजाराम को बहुत मारते पीटते हुए पूछने लगता है कि बताओ तुमने पद्दू के साथ क्या किया। उस रात पार्टी में राजाराम श्रीनिवास को मारने के बाद दोबारा हैरी के पास आया। हैरी राजाराम को एक लड़की की डिमांड की और सेलेक्ट किया पद्दू को। सो राजाराम पद्दू के ड्रिंक में कोई नशे की दवा मिलाकर उसको अपने साथ रूम में ले गया और हैरी पद्दू का बलात्कार कर दिया। ये सब सुनने के बाद सत्या राजाराम को मार ही देता है। इसके कुछ दिनों बाद सत्या को पद्दू के कपड़ों के बीच पद्दू का एक लेटर मिलता है। इस लेटर में पद्दू ने अपना कन्फेशन लिखा होता है कि पार्टी में क्या हुआ ये बात मैं तुमको बता नहीं सकती और इस दर्द के साथ मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भी नहीं गुजार सकती, इसीलिए सत्या मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, स्वेच्छा का ख्याल रखना। इसी वजह से पद्दू ने सुसाइड कर लिया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।
तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।